आत्मसम्मान। कहानी। ससुराल में क्या बहुओं को इतना सम्मान मिलता है। रागनी बहुत खुश थी। आज मायके जो जाना था। सुबह से जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही थी कि चूंकि उसका मायका और ससुराल एक ही शहर में था, इसलिए वह मायके में कभी रात बिता नहीं पाती थी। ईश्वर की कृपा से उसकी सास ठीक थी। उसकी जेठानी उसकी परेशानी की वजह थी। जब भी रागनी मायके जाती, उसकी जेठानी कुछ न कुछ नाटक जरूर कर देती, चाहे जाते वक्त या लौटने के बाद। जेठानी का मायका काफ़ी दूर था। वो जब भी जाती महीने भर से पहले ना लौटती, लेकिन जब रागनी को जाना होता तो सब यही बोलते, अरे रुकने की क्या ज़रूरत है, जब चाहे तब मिल आना सबसे। आज सुबह भी जब वो तैयारी कर चुकी तो जेठानी ने कहा, कब लौटोगी। दीदी, एक हफ्ते रुकने की सोच रही हूँ, रागनी ने डरते हुए कहा। अरे, एक हफ्ता कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। बंटी के पेपर भी स्टार्ट हैं। तुम वहाँ रुक जाओगी तो सारा काम मैं अकेली कैसे करूँगी, और फिर काम करूँगी या बंटी की तैयारी करवाऊँगी। देख लो, इस बार 2-3 दिन मैं लौट आओ, फिर कभी चली जाना तो रुक लेना, जेठानी ने बेरुखी से कहा। रागनी का मुंह उतर गया और मन ही मन उसने सोचा, ये फिर कभी तो आने से रहा। उसने सासू माँ को देखा और सास सब समझ गईं। बोली, जाओ देख लो जैसा तुम्हारा मन कहे, वरना जब मन हो तब आना। वो जानती थी कि रागनी लौट ही आएगी। उसका स्वभाव ही दूसरों की तकलीफ में, ज़रूरत में साथ देने वाला है, और फिर पति भी कभी उसका साथ ना देगा कि घर में किसी को बोल सके कि वो इतने दिन को जाएगी ही। रागनी मायके आ गई। बहुत खुश थी। माँ, पिताजी, भाई भाभी, छोटी बहन, भतीजी सब खुश होकर खिल से उठे। भतीजी ने तुरंत पूछा, इस बार एक हफ्ते रुकोगी ना बुआ। रागनी ने मुस्कुराकर हाँ कह दी और मन ही मन मायूस हो उठी। अब क्या कहें उस बच्ची से। खैर, उसने जितने दिन मिले हैं उतने दिन आराम से बिताने का सोचकर हर बुरे विचार को अपने मन से निकाल दिया। मायका मतलब मस्ती और सुकून और आज़ादी ही है। 2 दिन तो बहन और भतीजी के संग शॉपिंग और माँ के हाथ के पकवान, तो कभी भाभी के संग बातों की खुमारी में निकल गया। आज तीसरा दिन था। रागनी को सुबह से टेंशन थी कि जाए कि ना जाए। नहीं जाएगी तो बिना वजह जेठानी का मुंह बन जाएगा। उसने अपने पति को कॉल किया। पूछा तो पति ने तुरंत कहा, 2 दिन तो रह ली हो ना, मन नहीं भरा क्या तुम्हारा। अब हो गया, चली आओ, भाभी को भी यहाँ ज़रूरत है तुम्हारी। पति की बातें सुनकर रागनी का दिमाग सन्न हो गया, क्योंकि अमित उसका पति था, पर कभी उसने अपनी पत्नी के मनोभाव नहीं समझे, न ही कभी उसके दर्द को समझा। उसको रागनी का मायके जाना पसंद नहीं था। रागनी जानती थी कि पति कभी उसका साथ नहीं देगा, शायद इसलिए वह मजबूर थी वापस लौटने के लिए। इन विचारों में उलझी हुई नहाकर कपड़े डालने रागनी छत पर गई तो अपनी बचपन की सहेली शोभा को देखा। वह भी मायके आई थी। दोनों सहेलियां एक दूसरे को देखकर खिल उठी। रागनी भागकर नीचे आई। तब तक शोभा उसके घर का दरवाजे पर थी। दोनों ने गले मिलकर अपनी खुशी जाहिर की। बातों ही बातों में रागनी ने बताया कि उसे आज ही जाना है। शाम को ऑफिस से लौटते समय पति आएंगे और ले जाएंगे। शोभा का मुंह बन गया। क्या यार, 2 साल बाद मिले हैं हम, और तू आज ही चली जाएगी। यार, इस बार हम दोनों संयोग से मिले हैं और जाने की बात कर रही है। शोभा ने मुंह फुलाकर कहा, अरे अब क्या बोलूं, मेरा ससुराल लोकल में है।
ना तो मुझे रुकने का मौका मिलता ही नहीं, रागिनी ने उदासी से कहा। शोभा ने कहा, तब क्या सोच रही हो यार, जाओगी घर आज ही या फिर मना कर दोगी पति को? आज शाम आने से देखती हूँ, कहकर रागिनी सोच में पड़ गई कि क्या करूं, और शोभा ने उससे विदा ली और रागिनी को एक नए मंथन में उलझा दिया। दिन भर रागिनी कमरे में लेटी रही। अब शाम हो गई थी, पति के आने का वक्त हो रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। शायद पति ही थे, जो ऑफिस से सीधा उसको लेने आए थे। और रागिनी सोच रही थी कि अमित भी आ चुके हैं, काश मैं पहले ही उनको फ़ोन कर देती और मना कर देती। अब क्या करूं? मगर मना किया तो वह नाराज़ हो जाएंगे और सोचेंगे कि मायके में मेरे किसी ने कान भर दिए। जाने क्या क्या सोचते हुए वो बैठक में पहुंची और अमित को देख शांत पड़ गई। अमित पानी पी रहा था। रागिनी यूं ही देख वो थोड़ा गुस्से में आ गया। ये क्या रागिनी, तुम अभी तक घर के कपड़ों में हो? नहीं चलना है क्या? हाँ, नहीं चलना है। तबीयत खराब सी लग रही है। मेरी हालत ऐसी नहीं, आप तो कुछ समझते नहीं। छोड़िए, आज मैं नहीं जाऊंगी। क्या कह रही हो रागिनी? सोच समझ लो। आज अगर तुम नहीं चली तो मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा, तुम खुद आओगी। माँ पकौड़े की प्लेट लेकर आती दरवाजे पर खड़ी हो गईं। अमित की आवाज़ सुनकर सोचने लगीं, अरे ये क्या हुआ? रागिनी अचानक क्या बोलने लगी? माँ रागिनी को देखने लगी और बोली, क्या बोल रही है बेटी? एक तो दामाद जी आए हैं और फिर सही कह रहे हैं। वह अगर तुम्हें नहीं जाना था तो पहले ही बता देती। अमित सास की बात सुनकर और तन गया कि वह गलत नहीं है। रागिनी ने माँ की तरफ देखकर कहा, आपको नहीं पसंद तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन अब दोबारा मेरा शरीर तुम्हारी दहलीज पर कभी नहीं आएगा। अमित हैरान सा रागिनी की ओर देख रहा था। इसे क्या हो गया है? मन ही मन सोचता रहा। रागिनी तेजी से गई, कमरे में अपने सामान को रखने लगी और बिना माँ से मिले, बिना विदा लिए, बिना किसी और देखे यूं ही अनमनी सी आकर अमित के पास खड़ी हो गई। अमित ने हाथ जोड़कर माँ से विदा ली और माँ स्तंभ सी रागिनी को देखती रह गईं। रास्ते भर रागिनी ने अमित से बात ना की, घर आ गई। सारी रात आंखों ही आंखों में गुजार दी। कठपुतली की तरह वह काम करती रही। सारे लोग खुश थे, सिवाय उसे छोड़कर। अमित का ईगो, जेठानी का अहंकार, सास की निश्चिंतता और ससुर की लापरवाही, सब कुछ ऐसे ही चलने लगा। अभी 2 ही दिन बीते थे कि किचन में काम करते वक्त गलती से रागिनी ने अपना हाथ काट लिया, पर किसी ने उससे सहानुभूति नहीं दिखाई। उल्टा उसे ही दोषी करार देते हुए सबने पल्ला झाड़ लिया कि दिमाग कहाँ रहता है तुम्हारा? रागिनी को लगने लगा कि वास्तव में किसी को उसकी कद्र नहीं है। एक दिन उसने खुद को आईने में देखा और सोचा कि क्या वह इस घर में एक सम्मानित बहू है? शायद नहीं। और उस दिन मायके से झगड़ा करने के बाद अब मायके की दुलारी भी ना रही। उस दिन उसने तय किया कि अब वह कठपुतली नहीं बनेगी। उसने स्वयं से प्रेम करने की ठान ली और मन ही मन कहा कि अब मैं खुद के लिए जीऊंगी। उस रात वह खाना बनाने के लिए कमरे से बाहर नहीं निकली और लेटी रही। सबसे पहले प्रतिक्रिया जिठानी ने दी और बर्तन पटकने और हाय हाय कर खाना बनाने की पुरानी हरकतें प्रारंभ हो गईं। पर रागिनी परेशान नहीं थी। कुछ ही देर बाद सास उसके कमरे में आई और कहा, क्या बात है?
तू कुछ परेशान लग रही है। तबीयत तो ठीक है ना? रागनी ने दो टूक जवाब दिया। नहीं, काम करने का मन नहीं है। उंगली में चोट लगी है और दर्द हो रहा है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है। सास समझ गई कि आज रागनी का दिमाग ठीक नहीं है। अभी कुछ बोलने पर बात बिगड़ सकती है। कल सुबह इससे बात करूंगी। रात बीत गई। अमित ने रात में एक भी बार रागनी से कुछ नहीं पूछा। सुबह रागनी तैयार होकर कमरे से बाहर निकली और बोली, माँ जी, मैं शाम को लौट आऊंगी। पर बहू, तू कहाँ जा रही है? कहीं काम से जा रही हूँ, कहकर रागनी निकल गई। घर से सब रागनी की इन हरकतों से पर आश्चर्यचकित थे कि आखिर इसको हो क्या गया है। अमित भी उतना ही समझ पा रहा था। शाम को रागनी नहीं लौटी। सब परेशान होने लगे। उसको फोन किया जाने लगा और मायके में भी फोन किया गया। रागनी कहीं न मिली और ना ही उसने फोन उठाया। 8 बजे रात वह खुद ही लौट आई और उसने किसी से कोई बात नहीं की। उस रात अमित ने उससे पहली बार कहा कि खाना खा लो, पर रागनी ने कहा कि मैं खाना खाकर आई हूँ और कुछ ना बोलकर करवट लेकर सो गई। अमित भी उसके इस रवैये से कहीं न कहीं परेशान हो चुका था। दूसरे दिन भी रागनी सुबह 9 बजे घर से तैयार होकर निकलने चली तो जेठानी ने पीछे से टोका। अरे कहाँ जा चल दी? चलो, नाश्ता बनाना है बच्चों का, उन्हें स्कूल के लिए देर हो रही है। रागनी ने पलटकर उसे देखा और कहा, तो मैं क्या करूं? आपके बच्चे हैं, आप नाश्ता बनाइए, मैं आपकी नौकरानी नहीं। जेठानी ठगी सी खड़ी उसे देखती रह गई। अमित तैयार होकर निकला तो रागनी जा चुकी थी। अमित ने हैरान होकर माँ से कहा कि रागनी को हो क्या गया है माँ? माँ बोली, कोई बात तो है जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा परेशान है। कोई झगड़ा हुआ था क्या तुम दोनों के बीच? अमित बोला, नहीं माँ, उस दिन उसके घर में हुआ था। शायद वह इतनी जल्दी वापस नहीं आना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने जबरदस्ती उसे यहाँ भेजा था, यह कहकर कि वही तुम्हारा घर है। पता नहीं क्यों उसे यहाँ पर ऐसी हरकतें करने में मज़ा आ रहा है। बहुत बदतमीज हो गई है। इसका कुछ न कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। क्या इंतजाम करोगे बेटा? जहाँ तक मैं समझ रही हूँ रागनी बहुत ज्यादा परेशान है। तुम उसके पति हो, अगर तुम ही नहीं समझोगे तो कौन समझेगा उसे? अमित बिना नाश्ता किए ही निकल गया। आज उसे पहली बार वो सब याद आने लगा जब रागनी उसे बार बार फोन करती थी और पूछती थी कि कब आओगे आप, और वो झिड़क कर फोन रख देता था। जब वह मायके के जाने के लिए पूछती तो अमित हमेशा उसे डांट कर कहता, क्या हर समय वहां जाने की रट लगा रखी है? जाओ जल्दी से, चली जाओ, फिर मत आना। कभी उसे कहीं घुमाने के लिए भी नहीं ले जाता। कभी उसकी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचा उसने। अमित सोच के समंदर में उलझकर शायद समय को मथ रहा था और उसे रागनी की परेशानियों की वजह दिखने लगी और अपनी गलतियां भी। आज वो ऑफिस नहीं जाना चाहता था। अमित पागलों की तरह रागनी को फोन करने लगा। रागनी का फोन स्विच ऑफ था। उसने तुरंत कार रागनी के घर की ओर मोड़ दी कि शायद वो वहां मिलेगी, लेकिन रागनी वहां भी नहीं मिली और ऊपर से फोन भी ऑफ। अब अमित परेशान हो गया कि आखिर वो
गई कहाँ। दिन भर पागलों की तरह ढूंढता रहा। जहाँ जहाँ वो जाती थी हर उस जगह पर ढूंढ आया। निराश होकर अमित घर आ गया। उसका किसी चीज में मन नहीं लग रहा था। तभी बैल बजी। अमित ने लपक कर दरवाजा खोला। रागनी ही थी। अमित की जान में जान आई। उसे देखकर माँ, पिताजी, भैया, भाभी सभी सवालिया नजरों से रागनी को देख रहे थे और सब अमित से उम्मीद कर रहे थे कि वह रागनी से सवाल जवाब करे, मगर उसके सामने उसने रागनी से बात नहीं की। रागनी कमरे में जा चुकी थी। कल की तरह उसने आज भी कुछ नहीं खाया। अमित जब कमरे में पहुंचा तो रागनी सो चुकी थी। वो चाहता था कि रागनी को जगाकर बात करे, पर रागनी को जगाकर बात करना उसे ठीक नहीं लगा और उसने सोचा छोटे से कमरे में थोड़ी सी बात हुई तो आवाज़ दूसरों के कमरे में जाएगी। बस यही सोचकर वह सुबह का इंतजार करने लगा। हजारों सवाल मन में लिए अमित की न जाने कब आंख लग गई। आंख खुली तो रागनी बेड पर नहीं थी। बाथरूम से नल की आवाज आ रही थी, मतलब रागनी तैयार हो रही थी। रोहित ने एक पल गवाए बिना झट से तैयारी शुरू कर दी। आज वह कोई गलती नहीं करना चाहता था। रागनी तैयार होकर जब घर से बाहर निकली तो बाहर अमित गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। रागनी को आता देख वो बाहर निकल आया और रास्ता रोक कर बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है रागनी। रागनी ने उसकी ओर बिना देखे ही कहा, बोलिए। ऐसे नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बैठकर बात करते हैं। अमित, मुझे देर हो रही है। जो बोलना है यहीं बोल दीजिए। यहाँ नहीं बोल सकता। काफ़ी कुछ है जो कहना ज़रूरी है, कहकर रोहित ने रागनी को देखा। इस बार रागनी ने अमित को देखा। अमित कुछ परेशान लगा उसे, शायद उसके लिए परेशान था। अमित ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, गाड़ी में बैठो, कहीं चलते हैं। रागनी आश्चर्य से अमित की ओर देखती हुई गाड़ी में बैठ गई। दोनों पास के ही कैफे में पहुंचे। अमित ने रागनी से पूछा, क्या बात है रागनी, अब बताओ मुझे। और 2-3 दिनों से कहाँ चली जाती हो सुबह सुबह? मैंने तुम्हें ढूंढा ना, अपने घर गई ना ही तुम दोस्तों के यहाँ। आखिर जाती कहाँ हो? ओह, तुम यह जानना चाहते हो कि मैं कहाँ जाती हूँ? बाकी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता शायद कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। फर्क पड़ता होगा तो सिर्फ इस बात को लेकर कि अब मैं सबकी सेवा में उपस्थित नहीं हूँ। शायद यही वजह होगी कि तुम आज मुझसे बात करने को मजबूर हो गए, वरना तुम्हें कहाँ कभी मेरी फिक्र थी। ऐसा नहीं है रागनी, मैं व्यस्त था, परेशान रहता था। तुम्हें तो पता है, आगे बढ़ने की चाह, नौकरी, प्रमोशन, घर, इन सब में मैं फंस गया हूँ था। मुझे लगता था कि तुम तो सब कुछ संभाल ही रही हो, तुम्हें कोई भी चीज़ समझाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हाँ, इन व्यवस्थाओं में मैं एक चीज़ भूल गया था कि तुम मेरी पत्नी हो। यह सुनकर रागनी हंसते हुए बोली, जी नहीं, गलत कह रहे हैं आप ये तक भूल गए थे कि मैं एक इंसान हूँ। पत्नी होना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, मैं जानता हूँ, गलती है मेरी, मैं तुम्हें तवज्जो देना भूल ही गया था, कहकर अमित चुप हो गया। और पति का तवज्जो ना देना मतलब पत्नी को किसी की तवज्जो ना मिलना। कोई इज्जत नहीं देता। सही कह रही हूँ ना? रागनी ने आंखों में आंसू भर कर कहा। अमित ने रागनी के हाथों को अपने हाथों में थाम कर कहा, रागनी, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो। क्योंकि अगर अभी हम इन सब बातों का हिसाब करने बैठेंगे तो हमारे जीवन के कुछ बहुत महत्वपूर्ण लम्हे उन्हें पुरानी कड़वाहट की हिसाब देने में निकल जाएंगे। इसलिए
हो सके तो मेरी सारी गलतियों को माफ कर दो, पहले जैसी हो जाओ। बिल्कुल नहीं, कहकर रागिनी ने अपने हाथ अमित के हाथों की पकड़ से छुड़ा लिए। अब मैं अगर पहले जैसी हो गई तो क्या मतलब निकला मेरे आत्मसम्मान का? जानना चाहते हैं ना आप कि कहाँ जाती थी मैं? तो सुनिए, मैं कोचिंग क्लासेस जाती थी, क्योंकि मुझे कंपटीशन का फॉर्म भरना है, सक्सेस होना है, जॉब करनी है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। टॉपर थी मैं अपने स्कूल की, आज आपके घर की नौकरानी बन गई हूँ, दूसरों के हाथों की कठपुतली। गुस्से से रागिनी बोली। अमित उसकी स्थिति को समझते हुए बोला, शांत हो जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम कहीं गलत जगह नहीं जाती थी, बस चिंतित था कि कहाँ जाती हो, न दोस्तों के घर न मार्केट। अपने मायके भी तो नहीं जाती थी तुम। मायके जाना तो आपको भी पसंद नहीं था मेरा। हर वक्त मेरे घर वालों की बुराई, हर वक्त मुझे सुनना कि तुम्हें तो बस मायका ही पसंद है। सच बताइए अमित, शादी के बाद कुल कितने दिनों के लिए गई हूँ मैं अपने घर? कभी सोचा है आपने? मैं खुद ही नहीं जाती हूँ। सोचती हूँ आज यह ज़रूरत है, आज वह ज़रूरत है, पर किसी को मेरी ज़रूरत नहीं दिखती, मेरा मन नहीं दिखता। मैं तड़पती हूँ अपने माँ बाप के साथ के लिए। लेकिन आप तो मेरी माँ भी डरती है कि आप नाराज हो जाएंगे, इसलिए उसने मुझे उस दिन कह दिया कि चली जाओ अपने घर। अब आप ही बताइए, क्या रह गया इस संसार में मेरा? ना वो घर मेरा है, ना यह घर। चुप हो जाओ रागिनी, बस एक मौका दे दो मुझे। मैं वादा करता हूँ कि तुम जो चाहती हो मैं करूँगा। कल बहुत दिनों बाद अपने आपसे मिला हूँ। मैं अपने आप को तुम्हारे बिना बहुत अधूरा महसूस कर रहा हूँ। माफ़ कर दो मुझे, बस यही कहना चाहता हूँ। पर हाँ, एक बात है जो मुझे परेशान करती है। तुम्हारा घर जाना मुझे नहीं पसंद। मेरा मन ही नहीं करता कि तुम मुझे छोड़कर जाओ। इसलिए मैं तुम्हें हमेशा कुछ न कुछ बोलकर सोचता था कि तुम वहां से लौट आओ जल्द से जल्द। बच्चों की तरह अमित बोला। यह सुनकर रागिनी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अच्छा, तो मैं हमेशा के लिए थोड़ी न जाती हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं गलत हूँ, मेरा तरीका गलत हो सकता है, हो सकता नहीं आप का तरीका है। आपने कभी यह कहा होता कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता रागिनी, तो क्या मैं तब भी वहां जाने की जिद करती? अमित बोला, आज मैं कहता हूँ तुमसे कि बस सब कुछ ठीक है। तुम जो चाहो करो, करियर बनाओ, जॉब करो, काम मत करो, सबकी उंगलियों पर नाचने वाली कठपुतली मत बनो। मेरे घर की यानी कि अपने घर की महारानी बनकर रहो। सब कुछ करो, पर रागिनी मायके मत जाओ। उसकी यह बात सुनकर रागिनी खिलखिलाकर हंस पड़ी और अमित की रोनी सूरत देखकर बोली, अच्छा छोड़िए, चलिए ना साथ में चाय पीते हैं घर चलकर। हाँ चलेंगे, पर हमारे नहीं, तुम्हारे घर, क्योंकि तुम्हारी मम्मी के हाथ की बनी हुई चाय का स्वाद तुम्हारे हाथ में कहाँ। और हाँ, इस बार पूरे 1 महीने रहोगी तुम मम्मी के साथ, और मैं रोज शाम की चाय वहीं पीऊँगा। रागिनी ने खुशी और आश्चर्य से अमित को देखा और कहा, और आप रह लोगे मेरे बिना? अभी तो आप कह रहे थे कि सब कुछ करो, बस मायके मत जाओ। मजाक कर रहा था पगली। हाँ, रह लूँगा उतने दिन में जब तक तुम वहाँ रहोगी, क्योंकि मेरे लिए अब तुम्हारी खुशी ज़्यादा ज़रूरी है। ये सुनकर अब रागिनी का मन शांत नदी की तरह स्वच्छ और निर्मल हो गया था। डर और अविश्वास की धुंध छट गई थी। दोनों हाथों में हाथ थामे अपनी नई जिंदगी के लिए चल पड़े।
दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।